अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमने ज़ूलॉजी का लेक्चर नंबर 15 लास्ट लेक्चर इंशाल्लाह होगा हमारा, और हमारा जो फ़िशेस वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था ओस्मो रेगुलेशन के बारे में, कि जो फ़्रेश वाटर फ़िशेस हैं वो फ़्रेश वाटर में रहती हैं और उसमें उनके लिए क्या अडेप्टेशंस हैं, और मेरीन फ़िशेस हैं जो मेरीन वाटर में रहती हैं, तो वहाँ पे जो है वो उनकी क्या अडेप्टेशंस हैं वो सारा हमने देखा। तो हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया है। एक्चुअली हमारा जो मेन टॉपिक है आज वो है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन फिशेस, लेकिन उससे पहले जो हमारी एक छोटा सा टॉपिक रह गया था उसको हम पहले करेंगे, और वो है हमारा ऑस्मो रेगुलेशन इन डायड्रोमस फिशेस। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि डायड्रोमस फिशेस होती क्या हैं। तो डायड्रोमस फिशेस को हम कह सकते हैं कि ये माइग्रेटरी फिशेस होती हैं। ये फ़िशेस जो होती हैं ये माइग्रेट करती रहती हैं फ़्रेश वाटर से मेरीन में, और मेरीन से फ़्रेश वाटर में माइग्रेट करती रहती हैं। और ऐसी फ़िशेस जो कि इस तरह से फ़्रेश वाटर से मेरीन में और वहाँ से फिर फ़्रेश वाटर में माइग्रेट करती हैं, ऐसी फ़िशेस को हम डायड्रोमस फिशेस कहते हैं, या हम माइग्रेटरी फ़िशेस भी कहते हैं। और ये हमने पीछे लैम्प्रेस का भी पढ़ा था कि लैम्प्रेस जो होते हैं ये अडल्ट जो लैम्प्रेस होते हैं ये अपना ज़्यादातर टाइम जो मेरीन वाटर में स्पेंड करती हैं, यानी सी वाटर में। और जब इन्होंने स्पॉनिंग करनी होती है, ब्रीडिंग करनी होती है, रिप्रोड्यूस करना होता है, तो ये फ़्रेश वाटर में मूव कर जाती हैं। इसी तरह कुछ फ़िशेस ऐसी हैं जो बाकी टाइम जो है वो फ़्रेश वाटर में गुजारती हैं, जब इन्हें स्पॉनिंग करनी होती है तो वो मेरीन वाटर में चली जाती हैं। इस तरह की जो फ़िशेस होती हैं इनको डायड्रोमस फ़िशेस कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि जब फ़िशेस जो फ़्रेश वाटर में रहती हैं तो वहाँ पे इनका ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म और था, यानी वहाँ पे जो इनका यूरिन होता था वो डाइल्यूटेड यूरिन जो है वो होता था। और जो मेरीन वाटर में रहती थी फ़िशेस उनका जो यूरिन होता था वो कॉन्सनट्रेटेड होता था, ठीक है। तो ऑस्मो रेगुलेटरी जो आप कह लें बिहेवियर या अडेप्टेशंस कह लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, वो मेरीन वाटर में और होती हैं। अब जब फ़िशेस जो हैं वो फ़्रेश वाटर वाली हैं और उसके अकॉर्डिंग उनके अडेप्टेशंस भी हैं ऑस्मो रेगुलेटरी, तो इन्होंने जब मूव करना है मेरीन वाटर में, तो फिर इनका सोचने वाली बात ये है यहाँ पे कि वाटर एंड आइंस का बैलेंस जो है वो कैसे रहता होगा। और जो फिशेज़ मेरीन वाटर में रहती हैं उनका जो ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है वो मेरीन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग है। तो जब वो स्पॉनिंग के लिए फ़्रेश वाटर में जाती हैं तो तब उनके जो बैलेंस ऑफ आइंस है वो कैसे होता है। तो दोनों में जो है ना गिल्स का इम्पोर्टेंट रोल है। गिल्स जो है वो रोल प्ले करते हैं। गिल्स जो हैं वो आइंस को बैलेंस रखते हैं। ज़्यादा हो जाएं तो उनको कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में मतलब एक्सक्रीट करेंगे, कम है तो जो है वो उनको कंज्यूम करवाते हैं, ठीक है। तो गिल्स का जो है वो स्पेशल इसमें रोल होता है इन रेगुलेशन ऑफ सॉल्ट्स। इस तरह जो दोनों इन्वायरमेंट हैं उनमें गिल्स जो है वो रोल प्ले करते हैं। और ये भी ऑब्ज़र्व किया गया है कि कोई भी फ़िश जो है वो अपने जो भी इन्वायरमेंट है वहाँ से तब तक मूव नहीं कर सकती जब तक उसके गिल्स जो है वो पूरी तरह डेवलप ना हो चुके हों। यानी अगर कोई फ़िश है वो मेरीन वाटर में रहती है तो वो तब तक फ़्रेश वाटर में नहीं जाएगी जब तक कि उसके गिल्स जो है वो सही डेवलप ना हो चुके हों, क्योंकि इसमें जो है उन्होंने ऑस्मो रेगुलेशन का मेकनिज़म उसमें ये इन्वॉल्व होते हैं, तो इसके लिए गिल्स की डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब जैसे लैम्प्रेस जो है वो स्पॉनिंग करती है फ़्रेश वाटर में, और फ़्रेश वाटर में जो है वो लार्वा फ़िश जो है वो छोटी फ़िश प्रोड्यूस होती है। तो उसने जो है वो माइग्रेट करना होता है सी वाटर में, और वो तब तक माइग्रेट नहीं करती जब तक कि वो जो फ़िश है न्यूली बॉर्न, ठीक है, जो नई प्रोड्यूस हुई है उसके गिल्स जो है वो डेवलप नहीं हो चुके होते, क्योंकि जब उसने सी वाटर में जाना है तो गिल्स जो हैं वो आइंस को बैलेंस करने में रोल प्ले करते हैं, इसलिए गिल्स की डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक सैल्मन फ़िश है और लैम्प्रेस है जो कि सी वाटर से यानी मेरीन वाटर से फ़्रेश वाटर की तरफ मूव करती हैं, और एक हमारे पास एंगुला फ़िश है, ईल,
जो कि फ्रेश वाटर से मेरीन एनवायरनमेंट में स्पॉनिंग के लिए मूव करती है, ठीक है। और यंग सैल्मन जो है वो लिखा हुआ है जी कैन नॉट एंटर द सी अंटिल सर्टेन सेल्स ऑन द गिल्स डेवलप आयन सिक्रेटिंग पावर्स, यानी कि जब तक गिल्स जो है वो पूरी तरह डेवलप ना हो चुके हैं, क्योंकि गिल्स को आप कह लें आयन सिक्रेटिंग पावर होती है, ठीक है, कि इन्होंने आयंस को बैलेंस करना होता है। तो जब तक ये डेवलप नहीं होंगे तो ये सी में एंटर नहीं हो सकती। तो इनको कहते हैं, ये सारी हैं डायड्रामस फिशेस। अब देखते हैं एक्सक्रीशन इन फिशेस। अच्छा जी, फिशेस में जो एक्सक्रीशन होती है ना, फिशेस का जो मेन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है ना वो है अमोनिया। अब अगर हम देखें नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करें तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, 3 होते हैं। अब जो अमोनिया होता है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होता है पानी की, ठीक है, इसको एक्सट्रीट करने के लिए। तो फिशेस चूँकि वाटर में ही सरवाइव करती हैं तो इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है अमोनिया को एक्सट्रीट करना। तो इसलिए फिशेस जो हैं दे डू नॉट फेस मच प्रॉब्लम इन रिमूविंग द नाइट्रोजनस वेस्ट। यानी जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या है, बाई प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है। तो फिशेस जो हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया की फॉर्म में जो है वो उनको यूरिया या यूरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं करती, या आप कह रहे हैं उनको ज़रूरत नहीं होती, वो अमोनिया को ऐसे ही बॉडी से एक्सक्रीट कर देती हैं। तो 90% जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं एज अमोनिया गिल्स के थ्रू, ठीक है। यानी फिशेस जो है वो गिल्स के थ्रू 90% अमोनिया जो है वो एक्सक्रीट कर देती हैं। अमोनिया चूँकि एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है तो इसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होती है इसको एक्सक्रीट करने के लिए। तो जितने भी ऑर्गेनिज़म जो हैं वो पानी में रहते हैं या पानी में रहने वाले हैं वो अमोनिया को ही डायरेक्टली एक्सक्रीट कर देते हैं, क्योंकि उनको पानी की कोई डेफिशिएंसी नहीं होती। तो बाकी जो 10% रह जाता है नाइट्रोजनस वेस्ट वो बाकी दूसरी फॉर्म जैसे क्रिटिन या क्रिटिनिन की फॉर्म में जो है वो एक्सक्रीट कर देती हैं। और ये वेस्ट प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं, लीवर में प्रोड्यूस होते हैं। लीवर जो होता है इनको कन्वर्ट भी करता है यूरिया यूरिक एसिड में, और एक्सक्रीट लीवर जब प्रोड्यूस करता है फिर ये किडनी के पास इनको एक्सक्रीशन के लिए भेज दिया जाता है। किडनी जो है वो फिर एक्सक्रीट करती है वेस्ट को। तो यहाँ पे हमारा जो है वो एक्सक्रीशन वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, सैल्मन फिश का जो है वो जिक्र हो रहा था, तो कुछ यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं अबाउट सैल्मन फिश वो शेयर करना चाहूँगी। अच्छा, सैल्मन जो है एक तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन डाइट के लिए, इसको ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है। उसके अलावा जो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि फ़ीमेल स्प्रिंग चिनूक सैल्मन जो है, ये इसका नाम है चिनूक सैल्मन, ये कैरी कर सकते हैं मोर देन 4000 एग्स, ठीक है। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है जो मुझे ख़ुद भी इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। ओल्डेस्ट जो इसका फॉसिल है वो 50 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। और सैल्मन जो है डू नॉट ईट एनी फूड ड्यूरिंग द टाइम दे स्विम अपस्ट्रीम टू स्पॉन, यानी जब भी ये स्पॉनिंग के लिए जाती हैं, एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में मूव करती हैं, तो उस दौरान ये कुछ भी खाती पीती नहीं है। और जो लॉन्गेस्ट ट्रिप है चिनूक सैल्मन का जिसने ट्रैवल किया है स्पॉनिंग के लिए वो कितना है जी, 3845 किलोमीटर अपस्ट्रीम टू स्पॉन, यानी इतना डिस्टेंस जो है वो इतना किलोमीटर ट्रैवल करके की, और ये सबसे लॉन्गेस्ट नाउन ट्रिप है इसका। इसके अलावा सैल्मन जो फिशेस हैं दे आर रिच इन एसेंशियल विटामिन्स भी हैं एंड कैन डिक्रीज द रिस्क ऑफ कोरोनरी डिजीज़ एंड सर्टेन कैंसर्स। तो इसको ज़रूर, ये तो थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट सैल्मन फ़िश। ये जो हमारे पास है ये सैल्मन फ़िश है, इसकी पिक्चर आपको शो हो रही है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन फिशेस। हमने सबसे पहले स्टार्ट करना है फर्टिलाइजेशन, और डिफ़ाइन कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन क्या है। फर्टिलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स with the
फीमेल गमीट्स या मेल गमीट्स स्पर्म है, फीमेल गमीट्स जो है वो एग। तो एग और स्पर्म की फ्यूजन को हम क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। हमें पता चल गया फर्टिलाइजेशन का। अब फिशेस में जो फर्टिलाइजेशन होती है वो 2 टाइप्स की होती है, यानी 2 टाइप्स या दोनों तरह से होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होती है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होती है। अब होता ये है कि फ़िशेज़ में जो है ना मोस्टली जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। अब जब फ़िशेज़ में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होनी होती है या जो फ़िशेज़ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करती हैं, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द बॉडी, तो वो वाली फ़िशेज़ जो होती हैं, मेल फ़िश और फीमेल फ़िश जो होती हैं, वो लार्ज नंबर ऑफ़ एग्स एंड स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। अब जब एक्सटर्नली प्रोड्यूस करते हैं वाटर में ही, तो इससे क्या होता है कि इनका जो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ फिशेस। यानी एग और स्पर्म जो होते हैं वो वाटर में जो है वो रिलीज़ हुए हैं, तो फर्टिलाइजेशन जो होती है वो चांस का मतलब है कि ज़्यादा भी हो सकती है फर्टिलाइजेशन, और इस तरह जो अगली जनरेशन आ सकती है फिशेज़ की वो ज़्यादा भी हो सकती है। तो इस तरह जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से जो है वो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन इसमें ज़्यादा होती है सर्वाइवल ऑफ फिशेज़ के लिए। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ये भी होता है कि ये भी श्योरिटी नहीं होती कि वाकई जो है वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी या नहीं होगी। वो इसलिए कि बहुत सारे जो गैमीट्स हैं, एग या स्पर्म, वो वाटर करंट्स के साथ जो है ना वो, यानी पानी की जो लहरें होती हैं उनके साथ बह जाते हैं, तो फिर उनकी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो नेक्स्ट जनरेशन जो है वो भी प्रोड्यूस नहीं होगी फ़िशेज़ की। इसलिए ऐसी फ़िशेज़ जो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करती हैं, वो जो फ़िशेज़ है ना वो लार्ज नंबर ऑफ़ एग्स एंड स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, कि अगर कुछ जो हैं वो प्रीडेशन का शिकार हो जाते हैं या वाटर करंट्स के साथ जो है वो बह जाते हैं, तो कुछ जो है वो गैमीट्स हों जो फर्टिलाइज हो जाएं और इनकी जो है वो जनरेशन आगे बढ़ सके और फिशेस प्रोड्यूस हो सकें। तो प्रीडेशन का भी इनको बहुत खतरा होता है, क्योंकि जहाँ पे मतलब वाटर में अब ये आउटसाइड इन्वायरमेंट स्पर्म और एग रिलीज़ कर देती हैं, तो बहुत सारी स्पीशीज़ जो होती हैं वो उनको एज अ फूड जो है वो यूज़ कर लेती हैं, खा लेती हैं, और कुछ जो होती हैं वो गल सड़ भी जाते हैं, ठीक है, गैमीट्स वगैरह कुछ वाटर करंट्स के साथ बह जाते हैं। तो ये ज़्यादा तादाद में जो है ना एग्स और जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, कि चलो अगर कुछ प्रीडेशन का मतलब शिकार हो जाते हैं, कुछ वाटर करंट्स के साथ बह जाते हैं, कुछ वैसे ख़राब हो जाते हैं, तो कुछ तो हों जो कि फर्टिलाइज़ हो सकें और इनकी जो है वो जनरेशन आगे बढ़ सके। यही वजह है जिसकी वजह से ये लार्ज नंबर ऑफ़ एग्स जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं। अच्छा, अब कुछ ऐसी फ़िशेज़ हैं जो कि मेटिंग बिहेवियर शो करती हैं। अब मेटिंग बिहेवियर का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर एक फ़िश जो है वो उसने एग प्रोड्यूस किया है, तो वो एग प्रोड्यूस किया है या स्पर्म प्रोड्यूस किया है, तो वो क्या करेगी, दूसरी फ़िश में जो है वो इंड्यूस कर देगी कि वो भी जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऐसी फ़िश है जिसने एग प्रोड्यूस किया है, तो वो मेल फ़िश को भी इंड्यूस कर देगी कि वो भी स्पर्म जो है वो उसी टाइम पे रिलीज़ करे। अब सेम टाइम पे जब एग और स्पर्म रिलीज़ हो और फिर उसी टाइम जो है वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, तो मेटिंग बिहेवियर जो है इट इंश्योर्स फर्टिलाइजेशन, यानी कि ज़रूर फर्टिलाइजेशन होगी। इसमें ये नहीं होता कि कोई प्रेडेशन का शिकार हो जाएगा तो या कुछ भी ऐसा। तो मेटिंग बिहेवियर जो होता है वो भी बेस्ट होता है, इसमें इंश्योरिटी होती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होगी कि सेम टाइम पे एक फ़िश जो है वो गैमीट प्रोड्यूस कर रही है, दूसरी फ़िश में भी वो जो है वो इंड्यूस कर देगी कि वो भी सेम टाइम पे गैमीट प्रोड्यूस करे, और सेम टाइम पे जब दोनों प्रोड्यूस करेंगी तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। ठीक हो गया। अब जो थर्ड मैकेनिज़्म है, सम फिशेस शो नेस्टिंग बिहेवियर। इसका मतलब यह है कि कुछ फ़िशेज़ ऐसी होती हैं जो कि ओशन फ्लोर पे जाके सबस्ट्रेट या जो भी मड में फ्लोर में जो है ना वो नेस्ट बना लेती हैं। अब वहाँ पे नेस्ट में क्या होता है, मेल जो है वो भी अपने गैमीट्स को वहीं पे रिलीज़ करता है, और जो फीमेल फ़िश होती है वो भी वहीं पे जाके एग्स को रिलीज़ करती है। तो ये भी जो होता है ये भी इंश्योर करता है फर्टिलाइजेशन को, ये जो इनका बिहेवियर होता है, यानी तब भी फर्टिलाइजेशन ज़रूर हो जाती है। तो इस तरह का इनका नेस्टिंग बिहेवियर होता है। अच्छा, नेस्ट बिहेवियर से एक तो इनको ये फ़ायदा होता है कि इनके जो फर्टिलाइजेशन होती है उसकी आप कह लें कि यकीनी बनाता है नेस्टिंग बिहेवियर। दूसरा, प्रीडेशन से भी प्रोटेक्ट करता है।
सेडिमेंटेशन से भी और उनको फॉलिंग से भी, यानी ख़राब होने से भी एग्स को बचाता है। तो ये नेस्ट का भी फ़ायदा है फ़िशेज़ को। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी पिक्चर ऐड की है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि नेस्ट बना हुआ है, मेल फ़िश है और मेल फ़िश अपने स्पर्म यहाँ पे रिलीज़ करेगी, फिर फीमेल फ़िश वहीं पे, और इस तरह के एग्स भी जो है वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब फर्टिलाइजेशन को देख लेते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो एग रिलीज़ करेगा या स्पर्म रिलीज़ करेगा, और साथ ही साथ वो क्या करेगा, स्पॉनिंग फेरोमोन जो है वो एक हार्मोन वो रिलीज़ करेगा। अच्छा, अब हमने पीछे बात की थी मेटिंग बिहेवियर की। हमने ये कहा था कि अगर एक फ़िश जो है वो गमीट्स रिलीज़ करती है या ठीक है, तो वो दूसरी जो मेंबर होता है उसमें भी इंड्यूस करा देती है कि वो भी सेम टाइम पे गैमीट रिलीज़ करे और फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अब ये मैकेनिज़्म जो है वो होता कैसे है, वो इस तरह होता है कि जब एक इंडिविजुअल एग या स्पर्म रिलीज़ करता है तो वो साथ ही साथ स्पॉनिंग हार्मोन जो है वो फेरोमोन वो रिलीज़ करता है। और फेरोमोन जो होता है वो एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज़ में जाके स्पॉनिंग को इंड्यूस करता है। यानी कि ये स्पीशीज़ स्पेसिफिक हार्मोन होता है फेरोमोन, यानी कि जिस स्पीशी के मेंबर ने ये प्रोड्यूस किया है उसी स्पीशी के सेम मेंबर में ये जाके इंड्यूस करवाएगा कि गैमीट्स प्रोड्यूस करे, वो एग या स्पर्म प्रोड्यूस करें। तो ये जो फेरोमोन होता है ये आप कह लें कि एक सिग्नल होता है, ठीक है। ये इंड्यूस करवाता है दूसरे अडल्ट्स को कि वो भी स्पॉनिंग बिहेवियर जो है वो शो करें और गैमीट्स प्रोड्यूस करें। अब जब एक स्पीशी फेरोमोन प्रोड्यूस करती है तो दूसरी जो स्पीशी होती है, यानी मेंबर होता है सेम स्पीशी का, वो उसको सेंस करता है और वो भी एग प्रोड्यूस करता है उसके रिस्पांस में या स्पर्म प्रोड्यूस करता है। इस तरह जो लार्ज नंबर होते हैं फिशेस के, ठीक है, वो लार्ज नंबर ऑफ एग्स और स्पर्म जो है वो एट सेम टाइम प्रोड्यूस करते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इनकी यकीनी हो जाती है। So huge masses of eggs and sperm are released into the open ocean at the same time and it ensures the fertilization of many eggs. इस तरह जो है वो बहुत सारे एग्स जो हैं वो उनकी फर्टिलाइजेशन हो सकती है। तो यहाँ तक हमने बात की एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में। यहाँ ये जितना भी हमने पढ़ा है ये सारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में था। अब हमने स्टार्ट करना है इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन फिशेस। अब जिन फिशेस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है उन फिशेस में स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पर्म ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होते हैं। जैसे जो मेल एलास्मोब्रैंक्स हैं, इनमें जो इनका पेल्विक फिन होता है वो मॉडिफाइड होता है और उसको हम कहते हैं क्लैस्पर। और क्लैस्पर जो होता है वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र द स्पर्म इनटू फीमेल फ़िश। अच्छा, अब जो मेल होता है वो क्लैस्पर के थ्रू जो है वो फीमेल की जो क्लोइकल ओपनिंग होती है, क्लोइका में स्पर्म को ट्रांसफ़र करता है और फिर स्पर्म जो होता है वो ट्रैवल करता है इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट में, फ़ीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है वहाँ पे ट्रैवल करता है, वहाँ पे एग मौजूद होता है और वहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो है ना वो लार्ज नंबर ऑफ़ एग्स जो होते हैं वो फर्टिलाइज हो जाते हैं दैन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो है वो इनसाइड द बॉडी जो है वो फर्टिलाइजेशन हो रही है, फ्यूजन हो रही है एग और स्पर्म की। तो यहाँ पे एग्स को प्रीडेशन का ख़तरा नहीं है, वाटर ग्रांट्स के साथ जो है वो बह जाने का ख़तरा नहीं है। इस वजह से यहाँ पे जो है ना वो लार्ज नंबर ऑफ़ एग्स जो है वो फर्टिलाइज़ हो जाते हैं और हो सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो एक डिफरेंस ये है कि जो फ़िशेज़ होती हैं जो कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मेकनिज़म जिनमें होता है वो ज़्यादा एग जो है वो प्रोड्यूस नहीं करती, वो कुछ ही एग्स जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। इसकी वजह भी यही है क्योंकि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में इस चीज़ का ख़तरा नहीं होता कि एग्स वगैरह जो है वो कुछ वेस्ट हो जाएंगे और प्रीडेशन का शिकार हो जाएंगे, इन चीज़ों का ख़तरा नहीं होता। इस वजह से ये कुछ एग प्रोड्यूस करती हैं, ज़्यादा एग्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो है वो ख़तरा होता है
ठीक है। तो इसलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो है ना वो एग्स और स्पर्म जो होते हैं वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, ताकि जो है वो इनकी फर्टिलाइजेशन कुछ एग्स की हो सके और इनकी जनरेशन जो है वो आगे बढ़ सके। तो यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी फर्टिलाइजेशन की, कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो है वो एग्स कम प्रोड्यूस होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में एग्स जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वहाँ पे फर्टिलाइजेशन की इंश्योरिटी नहीं होती। लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कम एग्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन जो होते हैं वो यकीनी होती हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। तो फिशेस में डेवलपमेंट जो है वो भी दो तरह से, यानी इंटरनल हो सकती है और एक्सटर्नल डेवलपमेंट हो सकती है। और फिशेस में जो है ना वो डेवलपमेंट के जो मैकेनिज़्म है वो तीन है। ओविपेरस है, ओवोविविपेरस है और एक विविपेरस है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो फ़िशेज़ ओविपेरस हैं। अब जो ओविपेरस फ़िशेज़ हैं ये एग लेइंग फ़िशेज़ होती हैं, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फ़िशेज़ जो होती हैं वो एग ले कर देती हैं, और फिर बाद में जितनी भी डेवलपमेंट होनी होती है वो बॉडी से। तो ये जो ओविपेरस फ़िशेज़ होंगी इनमें फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल होती है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो एक्सटर्नल होती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओवोविविपेरस आ जाती हैं। कुछ इलास्मोब्रैंक्स जो होती हैं वो ओवोविविपेरस भी होती हैं। यानी अब ओवोविविपेरस में होता यह है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और डेवलपमेंट जो होती है वो भी इंटरनल होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो डेवलपमेंट होती है ना फ़िश की, वो एग शेल के अंदर ही होती है, यानी यहाँ पे कोई आउटग्रोथ नहीं होती। अगर नेक्स्ट हमने विविपेरस देखना है जिसमें एग शेल नहीं होता, उसकी जो होता है ना वो मदर की बॉडी के साथ ही कनेक्शन होता है और वहीं से फूड वगैरह लेती है। लेकिन यहाँ जो ओवो विविपेरस है यहाँ पे एग शेल के अंदर डेवलपमेंट जो है वो फ़िश की सारी कंप्लीट होती है। और जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है उसके बाद फिर जो है यानी कि वो एग ले करते हैं, और जैसे ही एग ले करते हैं तो वहाँ से जो है वो हेचिंग हो जाती है और न्यू फिश जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, प्रोड्यूस नहीं बाहर आ जाती है एग शेल से। ये होते हैं ओवोविविपेरस, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन इंटरनल डेवलपमेंट होती है लेकिन एग शेल में होती है, एग शेल के अंदर डेवलपमेंट सारी होती है, और ये एग ले करती हैं और एग ले करने के बाद इनसे यंग वन जो है वो बाहर आता है, हेचिंग होती है। इनको कहते हैं ओवोविविपेरस। थर्ड हमारे पास आ जाता है विविपेरस। अब जो विविपेरस होती है इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और इंटरनल डेवलपमेंट होती है। ग्रे रीफ शार्क्स हैं, हैमर हेड्स हैं, ये सारी विविपेरस हैं। इसमें क्या होता है कि अब ओविडक्ट जो होती है उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो एक आउटग्रोथ सी, जिसको प्लेसेंटा वगैरह आप कह सकते हैं, ठीक है, वो डेवलप हो जाता है, और जो है एम्ब्रियो जो है उसकी नरिशमेंट वहाँ पे होती है। और जब इंटरनल डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है विविपेरस फिशेज़ में, तो फिर जो है वो यंग वन को बर्थ देती हैं। ठीक है। विविपेरस जो है इनमें डेवलपमेंट सारी फ़िश की बॉडी में कंप्लीट होती है और ये यंग वन को बर्थ देती हैं, एग शेल इनमें नहीं होता। ठीक है। ये डिफरेंस है इनमें विविपेरस में। 3 टाइप्स की डेवलपमेंट थी, ओविपेरस, ओवोविविपेरस एंड विविपेरस। अच्छा, ये एक पिक्चर है जिसमें आपको फ़िश नज़र आ रही है, पेल्विक फिन है, और पेल्विक फिन जो है इसकी मॉडिफिकेशन है क्लैस्पर। ये क्लैस्पर है ऑर्गन जो कि स्पर्म को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। ये डायग्राम आपको शो करने के लिए, क्लैस्पर को शो करने के लिए। अच्छा जी, फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के बाद जो है अब पेरेंटल केयर की बात आ जाती है। पेरेंटल केयर इन फिशेज़ में देखें तो एक तो केयर बिफोर हेचिंग और एक केयर आफ्टर हेचिंग, हमने जो है वो 2 मैकेनिज़्म देखने हैं। फिशेज़ में जब हम पेरेंटल केयर की बात करते हैं तो बहुत कम ऐसे जो है वो फिशेज़ हैं जिनमें दोनों पार्टनर मेल और फीमेल जो है वो केयर प्रोवाइड करते हैं, एग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, या जो यंग वन होता है उसको बहुत कम होता है। ज़्यादातर इसमें मेल फिशेज़ का रोल होता है जो कि पेरेंटल केयर में इन्वॉल्व होती हैं, एग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, एम्ब्रियोज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखेंगे केयर बिफोर हेचिंग, हेचिंग से पहले केयर। ठीक है। तो कुछ फिशेज़ जो होती हैं वो
क्या करती हैं कि जो है ना वो नेस्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट कर देती हैं, यानी ओशन फ्लोर पे जाकर डिप्रेशन सा नेस्ट बना देती हैं और नेस्ट बना के वहाँ पे क्या करती हैं कि एग ले कर देती हैं और फिर वो उस नेस्ट की जो है ना वो वहाँ पे हिफाजत भी करती रहती हैं कि कोई इनको जो है वो प्रीडेटर ना बना लें, ठीक है, प्रीडेशन का शिकार ना हो जाए, उनकी हिफाजत करती रहती हैं। और कुछ जो फिशेस होती हैं दे कैरी एम्ब्रियोज ड्यूरिंग डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट में एम्ब्रियो को कैरी किया होता है, साथ साथ रखा होता है इन्होंने। और कुछ जो होते हैं वो क्या करती हैं कि वो अपनी बॉडी के अंदर उन्होंने स्पेशल पाउचेस बनाए होते हैं और इनसाइड या आउटसाइड, और फिर वो बहुत सारे एम्ब्रियोज़ को वहाँ पे कैरी करती हैं, उनकी डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही होती है। कुछ होती हैं एम्ब्रियोज़ को उन्होंने माउथ में जो है वो ब्रूडेड किया होता है, ठीक है, यानी उनके पाउचेस बने होते हैं, माउथ में रखती हैं। तो यहाँ पे हमें समझ आ गई कि कुछ जो फिशेज़ होती हैं, ज़्यादातर मेल जो फिशेज़ होते हैं वो माउथ में रखती हैं फिशेज़ को, कुछ अपनी बॉडी के अंदर पाउचेस बना के। अब यहाँ पे जो ब्राज़ीलियन कैट फिश है ये अपने लोअर लिप जो होता है वो इसका लार्ज होता है, वहाँ पे ये अपने एम्ब्रियो को जो है वो रखती है, ब्रूडिंग करवा रही होती है। सी हॉर्स इसकी एग्जांपल है, हिप्पोकैम्पस जिसको आप कहते हैं। ये फ़िश जो आपको नज़र आ रही है ये सी हॉर्स है, हिप्पोकैम्पस फ़िश है। और एक और फ़िश जो है ये आपके पास पाइप फ़िश है, ये भी जो है वो माउथ में कैरी करती है अपने एम्ब्रियो को। और ये लास्ट वाली जो आपको नज़र आ रही है ये ब्राज़ीलियन कैट फ़िश है, ठीक है। यहाँ तक तो था केयर बिफोर हैचिंग। अब केयर आफ्टर हैचिंग हमने देखना है। अच्छा, अब कुछ बहुत ज़्यादा जो फ़िशेज़ हैं ना वो ऐसी होती हैं कि जो कि बिल्कुल केयर नहीं करती आफ्टर हैचिंग, और कुछ फ़िशेज़ जो हैं वो आफ्टर हैचिंग केयर करती हैं, जिनमें एग्जांपल्स आ जाती हैं सन फिशेज़ हैं, स्टिकल बैग्स हैं। अच्छा, यहाँ पे स्टिकल बैग को देख लेते हैं ये क्या करती है। अब स्टिकल बैग जो है ना ये नेस्ट बनाती है, और नेस्ट किस तरह का बनाती है कि वहाँ पे ना प्लांट मटेरियल जो है ना वो एक मैसी फॉर्म में इकट्ठा करती है, सारा प्लांटी मटेरियल होता है, उसको ये नेस्ट बना लेती है। और जो इसका यंग वन होता है ना वो इस प्लांट मटेरियल जो इकट्ठा किया होता है वहाँ पे लीव्स में ये रहता होता है। समटाइम ऐसा होता है कि जो यंग वन होता है ना वो नेस्ट से बाहर निकलता है, इधर उधर मूव करता है, तो जो मेल फिश होती है ना वो उसको अपने माउथ में जो है वो उसको पकड़ के लेके आता है और वापस उसको नेस्ट में जो है वो फेंक देता है, ताकि कोई आके इसको पकड़ ना ले, प्रीडेटर का शिकार ना हो जाए इस तरह से। तो जो सनफिश मेल्स हैं वो भी सेम बिहेवियर जो है वो शो करती हैं। स्टिकल बैग्स और सनफिश जो है वो दोनों का बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम होता है। अब कुछ जो फिशेज़ होती हैं जैसे सिजिलेट्स होती हैं, ये लॉन्ग टर्म केयर प्रोवाइड करती हैं। अब ये जो होती हैं ये कुछ अपने माउथ के अंदर जो है वो एम्ब्रियो को रख के प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, और कुछ होती हैं वो नेस्ट के अंदर जो है वो अपने जो एम्ब्रियोज़ होते हैं उनको रख के इनको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। अब होता ये है कि जब भी हैचिंग के बाद जो है वो माउथ से बाहर आ जाता है एम्ब्रियो, या नेस्ट से बाहर इधर उधर घूम रहा होता है, तो जो पेरेंटल होते हैं वो मतलब जो पेरेंट्स होते हैं वो इनके हिफाजत कर रहे होते हैं कि कोई ख़तरा ना हो कहीं से। तो जैसे ये देखते हैं कि कोई प्रीडेशन का इनको ख़तरा है, तो ये क्या करते हैं, ये सिग्नल देते हैं। कैसे? विद फ्लिकरिंग ऑफ द पेल्विक फिन्स, यानी पेल्विक फिन्स को लहराना, फ्लिकरिंग करना, जिससे ये एक सिग्नल होता है जो कि यंग वन जैसे ही इसको सेंस करता है तो वो फ़ौरन से जो है ना वो माउथ के अंदर मूव कर जाता है, या नेस्ट के अंदर जहाँ पे भी वो रह रहा होता है, और प्रोटेक्शन इसको मिल रही होती है। तो इस तरह जो है ये केयर करती हैं आफ्टर हैचिंग। तो यहाँ पे हमारा जो है वो रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है। ये हमारे पास जो है फ़िश जो आपको नज़र आ रही ये सिचलिड फ़िश है। तो यहाँ पे हमारा फ़िशेज़ जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ आपने पूछनी हो, कन्फ्यूजन हो, आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है।